यार देखो, लास्ट क्लास में हम अपना टॉपिक स्टार्ट कर दिया था रिफ्रैक्शन थ्रू दी लेंसेज। आप बस मेरे को फॉर्मूला रिकॉल कराते जाओ। आपको फॉर्मूले याद है लेंसेज के या याद नहीं है? जैसे सबसे पहला फॉर्मूला लेंस मेकर फॉर्मूला। क्या आपको लेंस मेकर फॉर्मूला याद है? Yes, भाई यस फटाफट बताओ, व्हाट इज लेंस मेकर फॉर्मूला? 1 by f is equal to mu 2 minus mu 1 upon mu 1. भाई वेरी गुड। 1/f इज इक्वल्स टू म्यू 2 माइनस म्यू 1 बाई म्यू 1 इंटू 1/r1 - 1/r2। जिसमें मेरे को कंफर्म करके बताओ, अगर मैं कॉन्वेक्स लेंस ले रहा हूं तो R1 की वैल्यू क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव या फिर नेगेटिव? Positive. R1 की वैल्यू पॉजिटिव आएगी क्योंकि उसका जो भी स्फेरिकल स्ट्रक्चर बनेगा वो उसका राइट साइड बनेगा। सिमिलरली R2 की वैल्यू पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव? Negative. वेरी गुड, R2 की वैल्यू नेगेटिव आएगी। यार प्लीज सब लोग चेक करो, सबको यहां तक की चीजें याद है? यस सर। डन। उसके बाद फिर हमने किया लेंस फॉर्मूला याद दिलाओ। 1 by v minus 1 by u equal to 1 by f. यार वेरी गुड, 1/v - 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। सिमिलरली मैंने आपको कहा था कि यार मेजोरिटी क्वेश्चन इस पे किस टाइप के मिलेंगे, कि अगर हम लेंस को बिल्कुल बीच में से कट कर रहे हैं अलोंग इट्स एक्सिस तो उसके फोकल लेंथ पे क्या फर्क पड़ता है? अगर हम लेंस को बिल्कुल उसके बीच में से कट कर दे तो उसके फोकल लेंथ पे क्या फर्क पड़ता है? भाई भूल गए हो? अगर हम लेंस को बिल्कुल बीच में से कट करें तो उसका फोकल लेंथ हमारा डबल हो जाता है। सिमिलरली अगर हम लेंस को ऐसे कट कर दें along perpendicular to the axis, फिर फोकल लेंथ पे क्या फर्क पड़ता है? हाँ नहीं, याद नहीं है? तो चलो, मेरा ओपन बोर्ड ऐप ओपन हो गया है, एक मिनट रुको, मैं अब आपको क्लियर कर। यार हमने लेंस के बारे में बात शुरू करी थी तो चेक कर लो कि लेंस के क्या क्या चीजें आपको रिकॉल हैं। लेंस, सबसे पहले हमने लेंस मेकर फॉर्मूला किया था। मैंने तुम्हें लेंस मेकर फॉर्मूला बताया था, दैट इज 1/f इज इक्वल्स टू म्यू 2 माइनस म्यू 1 डिवाइडेड बाय म्यू 1 इंटू 1/r1 - 1/r2। और मैंने कहा था इसमें अकॉर्डिंग टू द लेंस आप R1 और R2 का साइन कन्वेंशन रखोगे। जैसे अगर मैं इसकी बात करूं कॉन्वेक्स लेंस की, तो इसका R1 पॉजिटिव आएगा और इसका जो R2 आएगा वो नेगेटिव आएगा। तो अगर हम फोकल लेंथ कैलकुलेट करेंगे तो कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ कैसा आएगा? कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव आने का मतलब है कि ये कैसे नेचर का होगा? ये कन्वर्जिंग नेचर का होगा। वेरएज अगर मैं कॉनकेव लेंस की बात करूं तो इसमें एग्जैक्टली उल्टा, R1 नेगेटिव होगा, R2 पॉजिटिव होगा। तो इसकी वजह से जो इसका फोकल लेंथ आएगा वो नेगेटिव आएगा। और नेगेटिव फोकल लेंथ का मतलब क्या होता है कि ये कैसे नेचर का बन जाएगा? डाइवर्जिंग नेचर का बन जाएगा। उसके बाद मैंने तुम्हें यह बताया था कि अगर हम लेंस को कट कर रहे हैं, जैसे ये मैंने एक लेंस लिया और मैं इसको परपेंडिकुलरली कट कर रहा हूं, अगर इसका पहले फोकल लेंथ एफ था तो कट करने के बाद इस वाले पार्ट का फोकल लेंथ कितना बन जाएगा? तो इसका फोकल लेंथ डबल हो जाएगा 2f। वेरस अगर आप लेंस को परपेंडिकुलरली ऐसे कट कर रहे हो तो उस केस में उस हमारे लेंस पे कोई चेंजेस नहीं आएंगे, क्योंकि यार उस केस में आपका R1 और R2 इन दोनों की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। तो जब R1 और R2 इन दोनों की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है तो हमारे लेंस के फोकल लेंथ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या यहां तक की चीजें क्लियर है? यस सर। डन। यार पता नहीं आज सिस्टम बड़ा हैंग कर रहा है, तो भैया इन दिस केस फोकल लेंथ रिमेन सेम। चलो, इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बताओ। मैंने तुम्हें बोला था कि अगर हम लेंस को एक डेंसर मीडियम में प्लेस कर दें, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये एक कॉन्वेक्स लेंस लिया और इसका फोकल लेंथ कैलकुलेट किया जब ये एयर में प्लेस्ड है। फिर इसी लेंस को मैंने किसी एक लिक्विड में इमर्स कर दिया। भाई थोड़ा देख के बोलना। तो अब मेरे को बताओ, जब हम फोकल लेंथ लिक्विड में निकालेंगे तो एयर और लिक्विड का कंपैरिजन में कौन सा फोकल लेंथ बड़ा होगा, एयर के केस में या लिक्विड के केस में? Liquid. भैया क्या सबको ये चीज का श्योरिटी है? यस। डन। तो याद रखना, जैसे जैसे हम इस लेंस को किसी एक डेंसर मीडियम में प्लेस करते जाएंगे तो इसका फोकल लेंथ क्या हो जाएगा? इसका फोकल लेंथ इंक्रीज कर जाएगा। तो फोकल लेंथ इन केस ऑफ लिक्विड इज ऑलवेज ग्रेटर देन इन केस ऑफ एयर। यहां तक हमने मेन चीजें कर ली थी। उसके बाद उसके बाद यार मैंने तुम्हें कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस बताया था जिसपे हमारे मेन न्यूमेरिकल्स आएंगे और आज उसी पे क्वेश्चंस भी करने थे। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस।
तो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस में मैंने आपको बताया था कि यार हमारे पास इसमें दो केसेस होते हैं। सबसे पहला केस कि दो लेंस हमारे बिल्कुल एक दूसरे से कांटेक्ट में है। सपोज इसका फोकल लेंथ f1, इसका फोकल लेंथ f2। तो इस केस में सबसे पहले हम पावर कैलकुलेट करेंगे और पावर का फॉर्मूला क्या चलेगा, P1 प्लस P2। पावर और फोकल लेंथ के बीच में कैसा रिलेशन है, 1/f। तो हमारे पास आ जाएगा 1/f इक्वलेंट इज इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2। क्वेश्चन में आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन होगा, आपको इक्विवेलेंट फोकल लेंथ मिल गया है। तो अब आप फिर से मिरर फॉर्मूला लेंस फॉर्मूला यूज करना और अपना फाइनल इमेज डिस्टेंस अब आप कैलकुलेट कर सकते हो। चेक करो केस 1 में कोई डाउट तो नहीं था। No, sir. No, sir. बढ़िया। दूसरा केस, भाई दूसरा केस मैंने आपको यह बताया था कि अगर हमारे दो लेंस थोड़े से छोटे से डिस्टेंस पे प्लेस्ड है, बहुत ज्यादा डिस्टेंस नहीं, थोड़ा सा डिस्टेंस है, उन दो डिस्टेंस पे प्लेस्ड है। इसका फोकल लेंथ f1, इसका फोकल लेंथ f2 और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है d। तो अब इस केस में कैसे सॉल्व करोगे, हमारा इक्विवेलेंट पावर निकलेगा P1 प्लस P2 माइनस ऑफ d P1 P2। तो अगर मैं इसमें इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकालना चाहूं तो ये हो जाएगा 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d/f1 f2। लेकिन मैंने कहा था इस केस में कोशिश करना कि आप इक्विवेलेंट फोकल लेंथ वाले मेथड से ना करो, थोड़ा सा लंबा मेथड पड़ेगा। तो उसका दूसरा तरीका क्या होगा कि हम दोनों लेंस के लिए अलग अलग करके सॉल्व करेंगे। कि सबसे पहले हम लेंस 1 के लिए सॉल्व करेंगे। लेंस 1 के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन है, फोकल लेंथ गिवन है, तो हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे, v1। फिर जब लेंस 2 की बारी आएगी तो लेंस 2 के लिए भैया हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या बन जाएगा, G1. नहीं, v1 में से ये d सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, v1 माइनस डी, क्योंकि इन दोनों के बीच में ये डिस्टेंस भी तो आ रहा है। तो v1 माइनस डी, आपके पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मिल गया, फोकल लेंथ गिवन होगा, तो आप फिर से क्या कैलकुलेट कर लोगे, अपना फाइनल इमेज डिस्टेंस कैलकुलेट कर लोगे। तो कुछ क्वेश्चंस में ऊपर वाला मेथड ज्यादा कन्वीनियंट होगा, लेकिन मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चंस में आपको ये नीचे वाला मेथड ही थोड़ा सा ज्यादा कन्वीनियंट दिखाई देगा। चेक करो पहले, अब यहाँ सेकंड केस तक भी कोई डाउट नहीं है, No, sir. चलो डन। थर्ड केस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर योर एडवांस टाइप क्वेश्चन, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जिसको हम कहेंगे सिल्वरिंग ऑफ लेंस। भाई मैंने कहा था आपको कि आप क्या कर रहे हो, इसमें एक लेंस का पार्ट सिल्वर कर रहे हो। तो जैसे मैंने ये एक कॉन्वेक्स लेंस लिया और इस कॉन्वेक्स लेंस का जो ये दूसरा वाला सेगमेंट है राइट हैंड साइड, इसको मैंने सिल्वर कर दिया और यहाँ पे मैंने कहीं ना कहीं एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो मैंने कहा इस केस में आप कैसे कैलकुलेट करोगे अपना फाइनल इमेज डिस्टेंस, आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पता है। तो अगर आप डायग्राम को नोटिस करो कि भैया हमारे ऑब्जेक्ट से ये लाइट रे निकलेगी, ये लेंस से एंटर करेगी और फिर मिरर से रिफ्लेक्ट करेगी। तो हमारा लेंस अभी कितनी बार यूज हुआ, हमारा लेंस अभी एक बार यूज हुआ, तो लेंस 1 प्लस मिरर कितनी बार यूज हुआ, मिरर एक बार यूज हुआ, प्लस जब लाइट रे रिफ्लेक्ट करके वापस आ रही है तो इस केस में हमारा लेंस फिर से यूज हो रहा है। तो टोटल हमारा लेंस कितनी बार यूज हो रहा है, टोटल हमारा लेंस 2 बार यूज हो रहा है। चेक करो ये चीज क्लियर हो गई। Yes, sir. Yes. तो इसलिए अगर हम इसमें इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे 1/फोकल लेंथ ऑफ लेंस प्लस 1/फोकल लेंथ ऑफ द मिरर प्लस 1/फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। या इसको शॉर्टकट में लिखो तो सीधी सीधी बात 2/f ऑफ लेंस प्लस 1/f ऑफ मिरर। मतलब हम 2 बार यूज कर रहे हैं इसलिए 2/f ऑफ फोकल लेंस, 2 बार यूज कर रहे हैं। सिल्वरिंग के केस में हमेशा यही वाला आपका फॉर्मूला चलेगा, इस चीज को ध्यान रखना। फिर लास्ट चीज क्या बताई इसमें मैंने कि यार हमारा ये पूरा जो कॉम्बिनेशन है एफ इक्विवेलेंट, एफ इक्विवेलेंट की वैल्यू चाहे पॉजिटिव आए चाहे नेगेटिव आए, आपका ये सेटअप पूरा का पूरा किसकी तरह बिहेव करेगा, भाई भूल गए, अगर लाइट रे रिफ्लेक्ट करके वापस सेम साइड आ रही है तो ये पूरा सेटअप कौन से मिरर की तरह बिहेव करेगा, यार ऐसा मत करो Convex. भैया। अरे चलो इधर देखो यार, सपोज मैंने जैसे ये लिया एक कॉनकेव मिरर,
इस कॉनकेव मिरर का कोई सा भी एक रे डायग्राम कंसीडर कर लो। सपोज मैंने ये एक रे डायग्राम कंसीडर किया कि जो मेरा ऑब्जेक्ट है वो बिटवीन सी एंड एफ है, तो इस केस में आपको पता होगा कि इमेज मिलती है बियॉन्ड सी। इमेज बियॉन्ड सी क्यों मिली? क्योंकि डायग्राम कुछ इस तरीके का बना होगा कि लाइट रे परपेंडिकुलरली कुछ ऐसे फॉल करी होगी, फोकस से पास करेगी ऐसे, फिर लाइट रे फोकस से पास करेगी और ये पैरेलल। तो भैया हमारी लाइट रे रिफ्लेक्ट करके वापस सेम साइड आ रही है और ये एक इमेज बना रही है यहीं पे। तो ये किस टाइप की इमेज हो गई? रियल एंड इन्वर्टेड इमेज हो गई। तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज कौन सा मिरर बनाता है? रियल एंड इन्वर्टेड कॉनकेव मिरर बनाता है। वेरएस कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है? अगर आपको रे डायग्राम थोड़ा सा भी याद हो कि भैया कॉन्वेक्स मिरर में अगर मैं ऑब्जेक्ट यहां पे ले रहा हूं तो उस केस में हमारी जो इमेज है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है दूसरी साइड, मतलब लाइट रेस दूसरी साइड ट्रेवल कर रही है। तो इधर लाइट रेस सेम साइड वापस आ रही है, तो ये कौन सा मिरर बिहेव करेगा? कॉनकेव। कॉनकेव मिरर बिहेव करेगा। तो एक बार आपको पता चल गया कि ये कॉनकेव मिरर की तरह बिहेव कर रहा है, तो अब की बार अब लेंस फॉर्मूला यूज नहीं करोगे, अब आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? मिरर फॉर्मूला यूज करोगे। और मिरर फॉर्मूले की हेल्प से आप लिखोगे 1/v प्लस 1/u, आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन होगा, इक्वल्स टू 1/f इक्वलेंट, जो आपने यहां से कैलकुलेट किया होगा। तो आपके पास आ जाएगा इमेज डिस्टेंस। अब चेक करो आपको यहां तक का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं आया? यस सर। चलो Yes, डन। तो यहां तक पूरा नोट डाउन कर लो। अब इस पे कुछ क्वेश्चंस ट्राई करा देता हूं ताकि आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी। done sir. डन। चलो भाई, तो आ जाओ भाई, क्वेश्चन देखो क्वेश्चन क्या है, ये सब रेडिस कर रहा हूँ। भाई क्वेश्चन का डायग्राम है कि हमारे पास एक प्लानो कॉन्वेक्स लेंस है, ये एक प्लानो कॉन्वेक्स लेंस, इसका ये प्लेन सरफेस हमने क्या कर दिया है? सिल्वर्ड कर दिया है। और हमें ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है भैया हमारे पास 20 सेंटीमीटर। यहां से ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन है, दैट इज 20 सेंटीमीटर। हमें इसका फोकल लेंथ गिवन है, इसका फोकल लेंथ हमें गिवन है, दैट इज 15 सेंटीमीटर। क्वेश्चन बोल रहा है कैलकुलेट दी इमेज डिस्टेंस। तो चलो लगो काम पे, कैलकुलेट दी इमेज डिस्टेंस। ऑप्शंस दे रहा हूं, उसके बाद मैच कर लेंगे। फर्स्ट ऑप्शन 60 सेंटीमीटर टू द लेफ्ट ऑफ द सिस्टम। ऑप्शन बी 60 सेंटीमीटर टू द राइट, मतलब कि भैया वर्चुअल इमेज 60 सेंटीमीटर टू द राइट, 12 सेंटीमीटर टू द लेफ्ट, और लास्ट ऑप्शन 12 सेंटीमीटर टू द राइट। एक बार आप खुद से स्टार्टिंग करो, इनिशिएट करो, उसके बाद देखते हैं, फिर बीच में आपकी हेल्प कर ही देंगे भैया। चलो लगो काम पे। तो मेरे को बताओ इसमें भी लेंस कितनी बार यूज होगा? 2 times. चलो आओ एक सॉल्व करके देखते हैं। भैया कोई भी एक लाइट रे, वही इमेजिन कर लो ना, मैं आपको बार बार क्या बोल रहा हूं, जब भी हम सिल्वरिंग ऑफ लेंस करेंगे हमारा यही वाला लेंस 2 बार यूज होगा। तो हमारे पास फॉर्मूला वो फिक्स है, उसमें कोई चेंजेस करो ही मत कि भैया लेंस को आपको 2 बार लिखना है। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा 1/f इक्वलेंट। तो भाई चेक कर लो 1/f इक्वलेंट आपका कितना आएगा, फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करते जाओ वैल्यूज। 1/f इक्वलेंट इज इक्वल्स टू 2/f ऑफ लेंस प्लस 1/f ऑफ मिरर। मेरे को बताओ ये प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर का फोकल लेंथ कितना? infinity. भाई वेरी गुड एरी। भाई फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर हो जाएगा हमारा इन्फिनिटी, तो 1/इन्फिनिटी ये पूरा कट के कितना हो गया? ये हो गया 0। तो भाई मेरे पास f इक्वलेंट आ जाएगा 2 फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, और वो कितना गिवन है आपको? 15। तो आपके पास फोकल लेंथ आ गया 15/2। चेक करो पहले, यहां तक कोई डाउट है तो पूछो। No. चलो बहुत बढ़िया। अब मैंने आपको बताया हुआ है कि ये पूरा सेटअप हमेशा कौन से मिरर की तरह एक्ट करेगा? हमेशा कॉनकेव मिरर की तरह ही एक्ट करेगा। अगर ये पूरा सेटअप कॉनकेव मिरर की तरह एक्ट कर रहा है तो इसका फोकल लेंथ भले ही पॉजिटिव में आया है, लेकिन मेरे को इसमें क्या लेके चलना है, नेगेटिव या पॉजिटिव?
रिपीट। यार मैंने कहा आपका एफ इक्विवेलेंट चाहे जो मर्जी आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे जो मर्जी आ जाए, लेकिन हमारा जो ये कॉम्बिनेशन है ये किसकी तरह बिहेव करेगा? यार ये कॉम्बिनेशन हमारा एक कॉनकेव मिरर की तरह बिहेव करेगा। कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ क्या होता है? नेगेटिव होता है या पॉजिटिव होता है? नेगेटिव। नेगेटिव। वेरी गुड। कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ नेगेटिव होता है। तो अगर ये नेगेटिव है तो आपका एफ इक्विवेलेंट चाहे जो मर्जी आ जाए, जब आप मिरर फॉर्मूला यूज करोगे तो मिरर फॉर्मूला में आप ये फोकल लेंथ को नेगेटिव रखोगे। तो मैं यहाँ पे बेसिकली लिख देता हूं कि एफ इक्विवेलेंट मेरा कितना हो जाएगा? -15/2 हो जाएगा। और मैंने आपको ये भी बताया हुआ है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो हमेशा ही नेगेटिव होता है। तो अब आपको u की वैल्यू पता है -20, एफ इक्विवेलेंट की वैल्यू पता है -15/2। तो उसको सॉल्व करो और मेरे को v की वैल्यू बताओ कि v की वैल्यू कितनी आ रही है। चलो, यूज मिरर फॉर्मूला एंड टेल मी द वैल्यू फॉर v एंड बाय द टाइम आई ड्रिंक सम वाटर। चलो कंप्लीट करो इसे। भाई काव्य, मेरे हिसाब से तो आंसर सही नहीं आ रहा, एक बार चेक करो फिर से। सर सी आंसर लेफ्ट को। वेरी गुड हर्ष, बिल्कुल सही यार, बिल्कुल सही। तो कैलकुलेट करेंगे तो भाई 1/v -1/20 इज इक्वल्स टू माइनस, ये हो जाएगा हमारे पास 2/15। भैया आप इसको सॉल्व करोगे, v की वैल्यू आप चेक करो पॉजिटिव आ रही है या नेगेटिव आ रही है, क्योंकि वही हमें बताएगा कि राइट बनेगी इमेज या लेफ्ट बनेगी। तो अगर आप सही से कैलकुलेट करो भैया, सब लोग चेक करो v की वैल्यू -12 आ रही है या नहीं आ रही है। यस सर। डन। v की वैल्यू -12 आ रही है तो वैल्यू पता चल गई 12, और माइनस साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि ये रियल एंड इन्वर्टेड इमेज है। रियल एंड इन्वर्टेड का मतलब होता है कि इमेज हमारी लेफ्ट साइड ऑफ द सिस्टम बनी है, लेफ्ट साइड ऑफ द सिस्टम। तो भैया कौन सा ऑप्शन करेक्ट बन रहा है? पहली बात 60 तो आंसर ही नहीं है, 12 सही है और टू दी लेफ्ट सही है। चेक कर लो बाकी, अगर अभी भी नहीं क्लियर हो रहा है तो फिर आगे सॉल्व करेंगे, फिर मैं समझाऊंगा और स्टेप्स। डन। चलो, तो इसी के बेसिस पर अब एक थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन हो जाए। ये वाला क्वेश्चन इजी में आता है लेकिन एडवांस में आया हुआ था ये क्वेश्चन। डन। आपको बताता हूँ ये एडवांस 2006 में आया था, हालांकि बहुत साल हो गए। आ जाओ, अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है आपको, लेकिन ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, तो भैया जरूर ट्राई कर लेना कि ये सही हो जाए। एक मिनट, हाँ चलो। क्वेश्चन की भैया सही से भावनाएं समझना, क्वेश्चन समझने में डिफिकल्ट लगेगा। हमने ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस लिया और ये बेसिकली हमने इसको पॉलिश कर दिया, सिल्वर कर दिया, तो ये एक्ट कर रहा है एक प्लेन मिरर की तरह। इसके ऊपर हमने क्या कर दिया? इसके ऊपर हमने एक कॉन्वेक्स लेंस रख दिया है। ये है कॉन्वेक्स लेंस, इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है, तो इसका रेडियस आर, नीचे वाले का रेडियस भी क्या होगा? आर होगा। अब अगर आप देखो मिरर और लेंस के बीच में ये थोड़ा सा गैप बन रहा है, तो इस थोड़े से गैप में हमने क्या कर दिया? इस थोड़े से गैप में हमने लिक्विड फिल कर दिया। चेक करो, आपको यहां तक का क्वेश्चन समझ में आया? Yes, sir. तो अगर आप एक नोटिस करो, ये जो हमारा लिक्विड है ये किसकी तरह बिहेव करेगा? ये लिक्विड भी हमारा एक कॉनकेव, प्लानो कॉनकेव लेंस की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि उसका डायग्राम कुछ इस तरीके से बन रहा है। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। भाई हाँ या ना बोलो। यस सर। यस चलो सर। डन। तो मैं यहां लिख देता हूं, ये तो हो गया हमारा कॉन्वेक्स लेंस। नीचे वाला अगर आप लिक्विड का देखोगे तो ये बन जाएगा प्लानो कॉनकेव लेंस, और सबसे नीचे वाला ये तो बन गया हमारा प्लेन मिरर। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि बिल्कुल इसकी प्रिंसिपल एक्सिस ली हमने, और प्रिंसिपल एक्सिस पे हम है ना एक नीडल रख रहे हैं, और उस नीडल को ऊपर नीचे शिफ्ट कर रहे हैं। कब तक शिफ्ट कर रहे हैं? जब तक उसकी जो इमेज है वो उस ऑब्जेक्ट से कोइंसाइड ना कर जाए। तो हमने क्या किया, यहां पे अपना एक ऑब्जेक्ट रखा, ऑब्जेक्ट मतलब हमारी नीडल है,
और इस नीडल को हमने शिफ्ट कराया कब तक, जब तक इमेज भी इसी के ऊपर ना मिल जाए। तो हमने भैया ऑब्जेक्ट की जगह ही इमेज को ऑब्टेन कर लिया। हमने देखा कि ये डिस्टेंस कितना आ रहा है, तो क्वेश्चन में गिवन है कि भैया ये डिस्टेंस आपको गिवन है ए। पहले अब यहां तक चेक करो, यहां तक भी क्वेश्चन क्लियर हुआ? Yes. डन। Yes, sir. तो ये था केस 1। भैया क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, सुनते जाओ बस। केस 1। फिर केस 2 में हमने क्या किया, हमने जो नीचे वाटर था ना उसको रिमूव कर दिया बस, और कुछ नहीं किया। सेम सेटअप, सब कुछ सेम। हमने नीचे वाले वाटर को रिमूव कर दिया। जब हमने नीचे वाले वाटर को रिमूव किया तो फिर से हमने ऑब्जेक्ट को ऊपर नीचे शिफ्ट कराया ताकि ऑब्जेक्ट और इमेज सेम जगह मिल जाए। तो हमने देखा अब जो ये ऑब्जेक्ट और इमेज है ये कितने डिस्टेंस पे मिल रहे हैं हमें, भैया हमें ये मिल रहे हैं एट अ डिस्टेंस ऑफ बी। बस हमें यही इंफॉर्मेशन गिवन है। तो आई रिपीट, पहला केस प्लेन सरफेस, पानी, पानी के ऊपर लेंस। हमने ऑब्जेक्ट को शिफ्ट कराया ताकि ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों एक ही जगह पे मिल जाए। हमें कितने डिस्टेंस पे मिल रहा है ऑब्जेक्ट और इमेज, ए पॉइंट पे। अब मैंने नीचे का पानी रिमूव कर दिया, मैंने फिर से वही एक्टिविटी रिपीट करी। तो भैया ऑब्जेक्ट और इमेज कोइंसाइड कर रहे हैं एट अ डिस्टेंस ऑफ बी। बस यही इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आपको क्या कैलकुलेट करना है। फर्स्ट पार्ट भैया आपको कैलकुलेट करना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड। और दूसरा पार्ट आपको कैलकुलेट करना है फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ इन टू केसेस, बोथ द केसेस। चेक करो क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया। Yes, sir. डन। तो अब मैं इस पे कुछ एक पहले कॉन्सेप्ट पढ़ा देता हूं, फिर आप इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करेंगे। सबसे पहला कॉन्सेप्ट समझो। एक मिनट, चल जा भैया चल जा। एक मिनट तो भैया, ये फिर से हैंग हो गया। हाँ चल गया, चलो। यार आप एक चीज सोच के बताओ कि ऑब्जेक्ट और इमेज कौन से केस में सेम जगह पे बन सकती है। ट्राई करो, मैं आपको बोल रहा हूं कौन से केस में इमेज और ऑब्जेक्ट सेम जगह पे बन सकती है। थोड़ा सा ये इमेजिन करो। तो सपोज आपने ये एक ऑब्जेक्ट लिया और सपोज आपने यहाँ पे एक प्लेन मिरर लिया, ठीक है। आई रिपीट, आपने ये एक ऑब्जेक्ट लिया, कॉन्वेक्स लेंस लिया और एक प्लेन मिरर लिया। भैया ध्यान से देखते जाना ये कॉन्सेप्ट जो मैं बोल रहा हूँ। आपने ये लाइट रे अज्यूम करी कि ये लाइट रे कुछ इस तरीके से निकल रही है। अब ऑब्जेक्ट और इमेज सेम जगह पे तभी बन सकती है कि जिस तरीके से लाइट रे निकल के जा रही है उसी तरीके से वो वापस आ जाए, वो अपना पाथ रिट्रेस कर ले। क्या आपको ये वाला पॉइंट समझ में आया? Yes, sir. डन। कि ऑब्जेक्ट और इमेज हमेशा सेम जगह पे तभी बन सकती है जब वो अपना पाथ रिट्रेस कर ले। अब वो अपना पाथ रिट्रेस कैसे करेगी? वो अपना पाथ रिट्रेस तभी कर सकती है जब वो मिरर पे कैसे फॉल डाउन करे, जब वो मिरर पे परपेंडिकुलरली फॉल डाउन करे। तो इसके लिए हमारी ये लाइट रे आफ्टर रिफ्रैक्शन कैसी बन जानी चाहिए? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस बन जानी चाहिए। क्योंकि जैसे ये लाइट रे आफ्टर रिफ्रैक्शन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस बनेगी, ये मिरर पे परपेंडिकुलरली फॉल डाउन करेगी। और अगर ये मिरर पे परपेंडिकुलरली फॉल डाउन कर रही है तो ये अपना पाथ रिट्रेस कर लेगी और ऑब्जेक्ट और इमेज सेम जगह पे बनेगा। अब लाइट रे कौन से केस में रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस बन जाती है, ये सोच के बता दो बस। भाई थोड़ा सा डल रिस्पॉन्स, मेरे ख्याल से बेसिक क्लियर नहीं है। हाँ बोलो शबी। फोकस पे प्लेस किया। भाई वेरी गुड। कि जब भी हम ऑब्जेक्ट को फोकस पे प्लेस करेंगे तो हमारी रिफ्रैक्शन के बाद लाइट रेज हमेशा कैसे ट्रैवल करेगी? आफ्टर रिफ्लेक्शन हो या रिफ्रैक्शन हो, भैया लाइट रे हमारी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ट्रैवल करती है। लाइट रेज ट्रैवल पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। प्लीज चेक कर लो यहां तक पॉइंट समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे। कुछ एक्सप्लेन करना है तो मैं जरूर एक्सप्लेन करूंगा, बताते जाना। लेकिन एरी चेक करके बताओ। काव्य Yes, sir. क्लियर Yes, है? अमन, लवप्रीत, चलो डन अगर आपको क्लियर है तो यार इधर भी वही कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है आपको। पीछे वाले क्वेश्चन में भी यही सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है कि यार अगर ऑब्जेक्ट और इमेज
मेरे को सेम जगह पे मिल रहा है, तो मतलब जो ये डिस्टेंस होगा ए, जहां पे ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है, ये ऑब्जेक्ट कहां पे प्लेस्ड होगा? डेफिनेटली ये ऑब्जेक्ट फोकस पे प्लेस्ड होगा। सिमिलरली दूसरे वाले केस में भी अगर ऑब्जेक्ट और इमेज मेरे को सेम जगह पे मिल रहा है, तो मतलब ये वाला पॉइंट क्या होगा? ये वाला पॉइंट भी फोकस होगा। अगर आपको यहां तक की कहानी समझ में आ गई है तो अब क्वेश्चन आपको खुद से ट्राई करना है। एक बार ट्राई कर लो, फिर मैं समझाऊंगा आपको, लेकिन एक बार आप खुद से ट्राई कर लो। पहले सेकंड पार्ट सॉल्व करने की कोशिश करना। सेकंड पार्ट। और अगर कोई आइडिया ना लग रहा हो तो बता देना, फिर हाथ क्या सॉल्व करना शुरू कर देंगे। टाइम वेस्ट नहीं करना है आपको। सर अगर कोई मीडियम हो तो भी लाइट रिट्रेस कर देती है अपने पास। हम्म, बिल्कुल। काव्य आपका फर्स्ट आंसर ठीक, शबी नहीं। चलो तो आई थिंक मेरे को ये सॉल्व कराना पड़ेगा, एक बार आप देख लो। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से है, थोड़ा सा लेंथी लग सकता है आपको। चलो देखो, सबसे पहले तो आप इस कॉन्सेप्ट को पक्का कर लो कि आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं आया, कि अगर ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों सेम जगह कोइंसाइड कर रही है, चाहे यहाँ पे प्लेन मिरर हो, चाहे कॉनकेव मिरर हो, चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, चाहे जो मर्जी हो, आपका हमेशा ये वाला डिस्टेंस क्या हो कहलाएगा? ये वाला डिस्टेंस आपका हमेशा फोकल लेंथ बन जाएगा, क्योंकि ये हमारा ऑब्जेक्ट फोकस पे प्लेस होना चाहिए। प्लीज सब लोग चेक करके मेरे को बताओ, किसी के लिए ये वाला पॉइंट फिर से एक्सप्लेन करना है तो। No, sir. ठीक है, अक्षिका आगे बढ़ चलें, क्लियर है? Yes, sir. चलो डन। तो बस आ जाओ भैया फिर से क्वेश्चन पे। यार एक बात बताओ, आपको साफ दिख रहा है कि अगर मेरा ऑब्जेक्ट और इमेज कोइंसाइड कर रहा है, तो ये ए क्या है? फोकस है इस पूरे कॉम्बिनेशन का। तो अगर मैं फर्स्ट केस की बात करूं तो ध्यान देते जाओ। केस वन, भैया दो इक्वेशन बनानी पड़ेगी। 1/f इज इक्वल्स टू 1/f अगर मैं लिख रहा हूं, तो भाई मेरे को चेक करके बताओ कौन कौन सी चीजें कितनी बार यूज होंगी। भैया हमारा कॉन्वेक्स लेंस 2 बार यूज होगा, प्लानो कॉनकेव लेंस कितनी बार यूज होगा? ये भी 2 बार यूज होगा, और फिर एक बार क्या यूज होगा मेरा? प्लेन मिरर। प्लीज चेक अगेन, कॉन्वेक्स लेंस कितनी बार यूज होगा? 2 बार, क्योंकि लाइट रे एंटर करेगी फिर वापस रिफ्लेक्ट करेगी। प्लानो कॉनकेव लेंस भी कितनी बार यूज होगा? 2 बार। और मिरर कितनी बार यूज होगा? एक सिंगल टाइम। तो क्या मैं लिख सकता हूं केस वन में F इक्वलेंट इज 2/f ऑफ कॉन्वेक्स लेंस प्लस 2/f ऑफ प्लानो कॉनकेव लेंस प्लस 1/f ऑफ मिरर। चेक करो इक्वेशन वन को। Yes, sir. डन। भैया प्लेन मिरर का फोकल लेंथ इंफिनिटी, तो ये बन गया 0। तो मुझे एक चीज पता चल गई है, 1/f इक्विवेलेंट डायग्राम के अकॉर्डिंग अगर ऑब्जेक्ट और इमेज सेम जगह कोइंसाइड कर रही है, तो 1/a इज इक्वल्स टू 2/f ऑफ, इसको लेंस 1 कह देता हूं, बार बार इतना बड़ा नहीं लिख पाऊंगा, लेंस 1, और प्लानो कॉनकेव को लेंस 2 कह देता हूं। इक्वेशन 1, यहां तक इक्वेशन 1 बना के छोड़ दो और देखते जाओ, कोई डाउट है तो पूछ लेना। सिमिलरली आ जाते हैं केस 2 पे। भैया केस 2 पे मेरा F इक्विवेलेंट कितना गिवन है? भैया मेरा F इक्विवेलेंट B गिवन है, और अब की बार इधर एक ही लेंस है, दूसरा लेंस है ही नहीं, और फिर सीधा सीधा क्या है हमारे पास? मिरर है। तो हम फिर से इक्वेशन को लिखेंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/f ऑफ L1, लेकिन ये 2 बार यूज होगा तो ऊपर 2 आ जाएगा।
1 बाय फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर, ये हो गया फिर से 0। 1 बाय एफ इक्विवेलेंट की वैल्यू मेरे को गिवन है बी, तो मेरे पास आ जाएगा 2 बाय एफ ऑफ लेंस 1। तो यार आपको फोकल लेंथ ऑफ लेंस 1 मिल गया। कितना मिल गया फोकल लेंथ ऑफ लेंस 1? 2b। तो देखो आपका सेकंड पार्ट सॉल्व हो चुका है। सेकंड पार्ट में उसने ये पूछा था कि फोकस कितना आएगा दोनों केसेस में। तो पहले केसेस में ऑब्जेक्ट और इमेज कोइंसाइड कर रही है तो ए होगा, और दूसरे केसेस में बी होगा। अब हम फर्स्ट पार्ट के लिए सॉल्व कर रहे हैं, चेक कर लो यहां तक कोई डाउट तो नहीं है? No, sir. डन। अब यार एक बात बताओ, आपको क्या मिल गया? फोकल लेंथ ऑफ लेंस 1 मिल गया। तो क्या आप फोकल लेंथ ऑफ लेंस 2 कैलकुलेट कर सकते हो इस वाले फॉर्मूले से? Yes, sir. हाँ या ना? यस सर। डन। Yes. कैलकुलेट करो फोकल लेंथ ऑफ लेंस 2 कितना आ रहा है। प्लीज ट्राई टू कैलकुलेट फोकल लेंथ ऑफ लेंस 2। ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो इक्वेशन 1 में। तो मैं यहां सॉल्व कर रहा हूं, चेक करते जाना। भैया मेरे पास आया 1 बाय ए प्लस 2 बाय 1 बाय ए इक्वल्स टू 2 बाय फोकल लेंथ ऑफ लेंस 1, ये आया 2b इज इक्वल्स टू सॉरी प्लस 1 बाय एफ ऑफ लेंस 2। भैया 2 से 2 कटा, तो हमारे पास आया 1 बाय फोकल लेंथ ऑफ लेंस 2 इज इक्वल्स टू 1 बाय ए माइनस 1 बाय बी। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा? b माइनस ए बाय ए बी। प्लीज यहां तक भी चेक कर लो। और फोकल लेंथ ऑफ लेंस 2 आ जाएगा ए बी बाय बी माइनस ए। सर 2/FL2 नहीं होगा? FL2 था। क्या दोबारा बोलो? सर 2/FL। अच्छा हाँ ठीक है, मेरी गलती मेरी गलती। 2 आएगा, सही है, मेरी गलती। इधर 2 तो इधर भी 2, तो फिर हमारे पास इधर आ जाएगा एफ एल। अगर इसको वो करेंगे तो 2 हमारा जाएगा ए बी के पास। अब ठीक है, यस सर। यस। चलो डन। तो भैया यहां तक भी अगर क्लियर है तो आगे बढ़ चलूं। Yes. डन। अब बस यार आपका सारा काम खत्म हो चुका है एक तरीके से देखा जाए तो। यार मेरे को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है लिक्विड का। लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। लिक्विड क्या बन रहा था? लिक्विड एक प्लानो कॉनकेव लेंस बन रहा था। तो ये इसको ले लो R1 और इसको ले लो R2। तो R2 तो हो गया इनफाइनाइट, लेकिन R1 की वैल्यू किसके बराबर होगी? तो आप अगर एक डायग्राम नोटिस करो, जितना रेडियस मेरे इस कॉनकेव लेंस कॉन्वेक्स लेंस का होगा, उतना ही तो रेडियस नीचे वाले कॉनकेव लेंस का भी होगा। तो उसको R1 की जगह हम क्या लिख देंगे? R1 की जगह हम लिख देंगे R। लेकिन इसका R ऊपर बनेगा, तो इसलिए मैं इसको क्या लिखूंगा? प्लस R। एक इस चीज को भी चेक कर लो। Done, sir. डन। तो अगर ये सारी चीजें चेक हो गई तो बस लास्ट हम यूज करेंगे लेंस मेकर फॉर्मूला। बस हमारा कॉन्सेप्ट खत्म। भैया लेंस मेकर फॉर्मूले के हिसाब से मैं लिखूंगा 1 बाय फोकल लेंथ ऑफ लेंस 2 इज इक्वल्स टू μ2, ये मेरे को फाइंड करना है, माइनस सराउंडिंग एयर मानी जाएगी हमारे लिए, एयर, इनटू 1 बाय R1 की जगह प्लस R, माइनस 1 बाय R2 की जगह 1 बाय इंफिनिटी। ये मेरा कट के 0 हो जाएगा। तो प्लीज बस अब μ2 की वैल्यू सॉल्व करके मेरे को बता दो, FL2 की वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देना। चेक कर लो। अब आपको इस पूरे स्टेप में इस पूरे क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो पूछ लेना, पहले सॉल्व कर लो आराम से। और भाई थोड़ा एक्टिव हो जाओ, कुछ डाउट है तो पूछते जाओ। आज बड़ा शांति वाला माहौल बना रखा है तुम लोगों ने। सर 1 प्लस R अपॉन FL2। 1 प्लस R अपॉन फोकल लेंथ ऑफ। नहीं नहीं, इतना से वैसा थोड़ी आ रहा है यार। वापस से देखो, 1 बाय FL2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, FL2 की वैल्यू BR कितनी आई माइनस है? AB। 2AB और डिवाइडेड बाय ए वाला हो गया। ऊपर क्या बचा हमारे पास? सिर्फ म्यू माइनस 1 बचा, इनटू 1 बाय R। क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लो तो ये हो जाएगा R इंटू बी माइनस ए बाय 2AB इज इक्वल्स टू म्यू माइनस 1। इस 1 को इधर ले जाओ तो हमारे पास ये फाइनल आंसर आ रहा है 1 प्लस R इंटू बी माइनस ए डिवाइडेड बाय 2AB। ये फाइनल आंसर है।
क्या यही आंसर आ रहा है? चेक करो। सर वैल्यू पुट करनी थी बस। किसकी वैल्यू Yes. पुट? अच्छा वैल्यू पुट करनी, तुमने वैल्यू पुट नहीं करी थी, ठीक है। भाई एक बार मैं ये क्वेश्चन शुरू से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सब लोग देखते रहना। पता नहीं आज क्यों इतने शांत बैठे हुए हो। तो चलो स्टेप्स रिपीट कर रहा हूँ फटाफट। भैया क्विक रिकॉल, मैंने कहा सबसे पहले तो आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि अगर ऑब्जेक्ट और इमेज सेम जगह पे बन रहे हैं तो वो फोकल लेंथ बनेगा। तो हमारा सेकंड पार्ट तो हाथ की हाथ सॉल्व हो गया था। ऑब्जेक्ट और इमेज सेम जगह पे मिल रहे हैं तो ए फोकल लेंथ है, ऑब्जेक्ट और इमेज सेम जगह पे मिल रहे हैं तो बी फोकल लेंथ है। लेकिन ये एक किसका फोकल लेंथ है? पूरे कॉम्बिनेशन का। और इस कॉम्बिनेशन में क्या क्या चीजें आएंगी? एक तो ये वाला लेंस आएगा, लेंस वन, जो 2 बार यूज हुआ है। एक ये वाला लेंस आएगा, पानी वाला, 2 बार यूज हुआ है, और 1 बार मिरर। तो मैंने यही इक्वेशन यहां पे लिखी कि 1/a इज इक्वल टू 2 बाय फोकल लेंथ ऑफ लेंस वन, 2 बाय फोकल लेंथ ऑफ लेंस टू, और फोकल लेंथ ऑफ मिरर जो इनफाइनाइट है तो 0 हो गया। सेकेंड केस में सिर्फ लेंस था और मिरर था, तो 1/b इज इक्वल टू 2/f ऑफ लेंस वन प्लस 1/f ऑफ मिरर, वो कट गया। तो मेरे को फोकल लेंथ ऑफ मिरर लेंस वन मिल गया 2b। अगर मेरे को फोकल लेंथ ऑफ लेंस वन मिल गया, इसकी वैल्यू मैंने सब्स्टिट्यूट कर दी और मैंने फोकल लेंथ ऑफ लेंस टू निकाल लिया। एक बार फोकल लेंथ ऑफ लेंस टू मिल गया तो लेंस टू मेरा लिक्विड वाला लेंस था, जो लिक्विड ने बनाया लेंस, और मेरे को इसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करना था। तो बस जब भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करना हो तो भैया लेंस मेकर फॉर्मूला यूज कर दो। तो मैंने लेंस मेकर फॉर्मूले में सारी वैल्यूज रख दी, आर की, R2 की, फोकल लेंथ की, और मेरे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू आ गई। अब कोई डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ। यस सर सर। हाँ बोलो। सर FL1 आ गई तो उससे हम रेडियस निकाल के लास्ट वाली इक्वेशन में डाल सकते हैं। रेडियस आप नहीं निकाल पाओगे। क्यों? सोचो। सपोज आप रेडियस की वैल्यू, आप कह रहे हो सर हम रेडियस की वैल्यू निकाल लेते हैं, लेकिन रेडियस की वैल्यू इस तरीके से समझो, 1/f(L1) इज इक्वल्स टू म्यू टू, मतलब ये कॉन्वेक्स लेंस का होना चाहिए, म्यू टू माइनस सराउंडिंग तो 1 ले लेंगे, चलो 1/r प्लस 1/r हो जाएगा। आप कह रहे हो सर आर की वैल्यू निकाल लेता हूं। फोकल लेंथ की वैल्यू आपको पता है, लेकिन क्या आपको लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है? नहीं पता। तो इस केस में फिर से आर की वैल्यू किस में आएगी? एक अननोन वेरिएबल में आएगी जो क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है। तो फिर ये गलत हो जाएगा, तो इसलिए हमारा आंसर आर के टर्म्स में ही रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। ओके सर। ठीक है, चलो डन। क्योंकि काव्य ये तो मैंने बोल रखा है कि आंसर कभी भी उस अननोन वेरिएबल के टर्म्स में नहीं आ सकता जो क्वेश्चन में गिवन ना हो, हमेशा आपको उसी वेरिएबल्स में निकालना पड़ेगा जो क्वेश्चन में गिवन है। तो भैया ये हो गया आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, ट्राई कर लो। अब सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, भैया ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। ये हालांकि उसमें आया हुआ है, नीट के लिए आया हुआ है, लेकिन ट्राई कर लो। सिंपल सा क्वेश्चन कि भैया हमें ऐसे 3 लेंस गिवन है, कैलकुलेशन बहुत छोटी है। हमें ये 3 लेंस गिवन है और तीनों लेंस का हमें फोकल लेंथ गिवन है। f1 की वैल्यू 10 सेंटीमीटर, f2 की वैल्यू -10 सेंटीमीटर, f3 की वैल्यू 30 सेंटीमीटर। मुझे इन दोनों के बीच में डिस्टेंस गिवन है, सपोज D1 की वैल्यू है 5 सेंटीमीटर, और ये है D2, मेरे को D2 की वैल्यू गिवन है 10 सेंटीमीटर। भैया यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट रखा, ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे रखा? ऑब्जेक्ट हमने लेंस वन से डिस्टेंस पे रखा है 30 सेंटीमीटर। चेक करो क्वेश्चन क्लियर है या नहीं। 3 लेंस है, तीनों का फोकल लेंथ गिवन है, तीनों के बीच में डिस्टेंसेस गिवन है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन है लेंस वन से 30 सेंटीमीटर। मुझे क्या बताना है? फाइनल इमेज डिस्टेंस बताना है, फाइनल इमेज, कि फाइनल इमेज कहां प्रोड्यूस हुई होगी। चलो ट्राई करो। मेथड मैंने आपको बता ही दिया था, लेंस वन के लिए कैलकुलेट करोगे, जो इसके लिए इमेज आएगा उसमें से डी सब्ट्रैक्ट करके हमारा लेंस टू का ऑब्जेक्ट, इस तरीके से कैलकुलेट करो और मेरे को फाइनल इमेज डिस्टेंस बताओ। तो एक काम करते हैं, साथ के साथ सॉल्व करते हैं,
ताकि थोड़ा सा जल्दी से सॉल्व हो जाए। आप चेक करते रहना कि भैया मैं स्टेप सही लिख रहा हूं या नहीं लिख रहा। चलो आ जाओ। पहला, यार मुझे पता है सबसे पहले मैं लेंस 1 के लिए सॉल्व करूंगा। लेंस 1 के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -30, फोकल लेंथ हो गया हमारे पास +10। तो भैया फॉर्मूला 1/v - 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। तो 1/v + 1/30 इक्वल्स टू 1/10। तो 1/v आ जाएगा 1/10 - 1/30। प्लीज सॉल्व करके मेरे को इसमें बताओ v की वैल्यू कितनी आ रही है। भाई वेरी गुड। अगर आप सबने कैलकुलेट कर रही है तो आप चेक करोगे v1 की वैल्यू +15 आ रही है। +15 का मतलब है इस लेंस के राइट हैंड साइड इमेज मिलेगी 15 मीटर के डिस्टेंस पे, 15 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे। तो लेंस 1 का काम खत्म। अब देखो लेंस 2 के लिए कैलकुलेट करते हैं। भैया लेंस 2 के लिए मेरे को बताना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना लूं। तो मैंने आपको V1 बताया था minus v1 में से क्या सब्ट्रैक्ट कर देंगे, दोनों V लेंस के बीच का डिस्टेंस। तो मेरे को बताओ u2 कितना आया। 10. वेरी गुड, u2 आया 10। फोकल लेंथ बताना, फोकल लेंथ कितना गिवन है लेंस 2 का, -10 centimeter. -10। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को भी हमेशा नेगेटिव में लेते हैं। तो अगर आप एक चीज नोटिस करो कि मेरा ऑब्जेक्ट बिल्कुल फोकस पे प्लेस्ड है, तो अगर मेरा ऑब्जेक्ट बिल्कुल फोकस पे प्लेस्ड है तो इमेज कहां बनती है। U2. अगर अभी मैंने बताया चली था, जाती. बिल्कुल, अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे प्लेस है तो लाइट रे हमेशा पैरेलल ट्रेवल करती है रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बाद। तो इमेज हमेशा कहां मिलती है, इन्फिनिटी पे। तो V2 की वैल्यू क्या आएगी, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब क्या है कि लाइट रे कैसे ट्रेवल करेगी, लाइट ट्रेवल पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। प्लीज चेक करो यहां तक क्लियर है। Yes, sir. डन। तो यार अपने डायग्राम पे आ जाओ। डायग्राम कुछ इस तरीके से बन रहा है कि ये लाइट रे फॉल डाउन कर रही होगी, इसके रिफ्रैक्शन के बाद ये बिल्कुल फोकस पे आ रही होगी। तो हमारी जो सेकंड लाइन से लाइट रे निकलेगी वो पैरेलल निकलेगी। पैरेलल कैसे पता चला पैरेलल निकलेगी, क्योंकि हमने देखा कि इमेज कहां बन रही है, इन्फिनिटी पे बन रही है। अब अगर कोई भी लाइट रे पैरेलल फॉल डाउन करती है किसी भी लेंस पे, तो फिर भैया इमेज कहां मिलती है, Focus. वेरी गुड। तो ये लाइट रेज बेंड करेगी और कहां बेंड करेगी, फोकस पे। तो मेरे को इसका ऑलरेडी फोकस गिवन है, कितना फोकस है इसका, 30। तो हमारे पास कुछ कैलकुलेट करना ही नहीं था। लेंस 3 के लिए फाइनली कैलकुलेट करूंगा तो V3 की वैल्यू आएगी एट फोकस, एंड एट फोकस का मतलब है 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे आएगी। चेक कर लो, अब कोई डाउट है तो पूछ लो। हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। फाइनल आंसर V3 की वैल्यू आएगी 30 सेंटीमीटर। भैया एक दो बच्चों का नाम ले लेते हैं। हर्ष चेक करो एक बार आप, क्लियर है या नहीं। ईशा, जागृति, क्लियर है, डन। यस सर। मानसी आपको भी, Yes, sir. चलो डन। भैया अगर यहां तक कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस क्लियर है तो नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ चले। यस सर। चलो डन, Yes, नेक्स्ट sir. टॉपिक पे बढ़ते हैं। इसके क्वेश्चंस अभी और कराऊंगा, लेकिन पहले थोड़ा सा टॉपिक कंप्लीट करते हैं। यार अब हमें है ना एक और टाइप का मैग्निफिकेशन पढ़ना है। क्या मैग्निफिकेशन है वो, अब हम एक डिस्कस करेंगे एंगुलर मैग्निफिकेशन, जिसको हम कहेंगे मैग्नीफाइंग पावर। मैग्नीफाइंग पावर। चलो भैया भावनाओं को समझो। यार मैंने कहा कि ये सपोज कोई एक एक्सिस है, यहां पे मैंने रखा है ऑब्जेक्ट को, और बिल्कुल सेम हाइट का यहां पे मैंने बना दी है इमेज। ऑब्जेक्ट और इमेज की हाइट सेम है एग्जैक्टली, ये ऑब्जेक्ट ये इमेज। लेकिन मेरा ऑब्जर्वर यहां पे बैठा हुआ है। तो अगर मेरा ऑब्जर्वर यहां पे बैठा हुआ है तो उसको ऑब्जेक्ट और इमेज क्या सेम साइज के दिखाई देंगे, या इमेज इनलार्ज दिखाई देगी या डिमिनिश दिखाई देगी, ये बताओ। Image diminished दिखेगी. तो होता क्या है, अगर हमारी इमेज दूर बन रही है तो उसके हिसाब से हम कभी भी एक्चुअल मैग्निफिकेशन जज नहीं कर पाएंगे।
क्यों? क्योंकि भैया हमारा ऑब्जेक्ट आइस पे कितना एंगल बना रहा है, ये सपोज एंगल बना रहा है अल्फा, भैया इमेज कितना एंगल बना रही है आइस पे, तो हम देखेंगे यार इमेज तो इतना एंगल बना रही है बीटा, कौन सा एंगल बड़ा है, तो आप देखोगे कि आपको एंगल अल्फा बड़ा दिखाई देगा बीटा से। सिंस इमेज ने छोटा एंगल बनाया है ना इस आई पे, तो भले ही इन दोनों का साइज एक्चुअल में सेम है, लेकिन हमारे ऑब्जर्वर को कैसा लगेगा, हमारे ऑब्जर्वर को ये इमेज डिमिनिश्ड दिखाई देगी। आई रिपीट, भले ही दोनों का साइज सेम हो, लेकिन सिंस दोनों के बीच में गैप है, इसलिए हमें ये इमेज छोटी दिखाई देगी। जैसे फॉर एग्जांपल मून, मून भैया इतना छोटा थोड़ी है, हमें पता है वो बड़ा है काफी, लेकिन वो मून हमसे इतना ज्यादा दूर है कि हमें से मून का साइज छोटा दिखाई देता है। बिल्कुल सेम वही चीज हो रही है। सिमिलरली सपोज इस इमेज को मैं यहां बना दूं, तो फिर अब मेरे को ये इमेज कैसी दिखाई देगी? Enlarged. वेरी गुड। तो अब ये इमेज का एंगल और बड़ा दिखेगा। अगर इस इमेज का एंगल और बड़ा दिखेगा तो अब की बार ये इमेज मेरे को एनलार्ज दिखाई देगी। तो यार मैं जज नहीं कर पाऊंगा कभी भी कि ऑब्जेक्ट और इमेज से सच में मैग्नीफाइड है भी या नहीं। तो फिर कैसे जज करें, कैसे फाइंड करें कि इमेज मैग्नीफाइड है भी या नहीं? तो यार बहुत सिंपल तरीका है। क्या सिंपल तरीका है? कि आप हमेशा ऑब्जेक्ट को और इमेज को कहां रखोगे? आप ऑब्जेक्ट और इमेज को हमेशा सेम जगह पे रखोगे, हमेशा सेम जगह पे। सपोज ये ऑब्जेक्ट है और ये वाली इमेज है। अब मैंने ऑब्जेक्ट और इमेज को सेम जगह पे रख दिया, तो अब आप चेक करो दोनों कितना एंगल्स बना रहे हैं। तो भाई मैंने देखा कि ऑब्जेक्ट एंगल बना रहा है अल्फा, फिर मैंने देखा भैया इमेज कितना एंगल बना रही है, इमेज एंगल बना रही है बीटा। कौन सा एंगल बड़ा है? बीटा। बीटा एंगल बड़ा है अल्फा से। तो अब की बार मैं एग्जैक्ट प्रॉपर कंक्लूड करके कह सकता हूं कॉन्फिडेंस से कि भैया मेरी इमेज इनलार्ज है। वेरएस अगर मैं कह दूं कि भैया इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों सेम थे, तो इस केस में दोनों का एंगल भी सेम बनेगा। तो अगर दोनों का एंगल सेम बन जाएगा तो हम कहेंगे कि भैया ऑब्जेक्ट और इमेज सेम साइज की है। तो हमें पता चल गया कि अगर हमें कभी भी ये पता करना है कि इमेज सही में इनलार्ज है या डिमिनिश्ड है, तो हमेशा ऑब्जेक्ट और इमेज को सेम जगह पे रख दो। ऑब्जेक्ट और इमेज को सेम जगह पे रखने के बाद दोनों का एंगल मेजर करो और आप चेक करो कि किसका एंगल बड़ा आ रहा है। जिसका एंगल बड़ा आ रहा है मतलब वो बड़ा है, और जिसका एंगल छोटा मतलब वो छोटा है। तो इसी चीज को हम कहते हैं एंगुलर मैग्निफिकेशन या मैग्नीफाइंग पावर। तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख रहा हूं भाई, एंगुलर मैग्निफिकेशन या फिर मैग्नीफाइंग पावर का, इसको हम इंडिकेट करेंगे एम अल्फा से। यूजुअली एम अल्फा से इंडिकेट करते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज, तो इसको हम लिखेंगे tan बीटा, एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज डिवाइडेड बाय, नीचे क्या लिखूंगा? tan अल्फा, एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट। बिल्कुल इसी की तरह, हाइट ऑफ द इमेज बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्या किसी को फॉर्मूले में कोई डाउट है? डॉट। No, लेकिन इसमें No, मेरे को sir. कंडीशन मेंशन करनी है। क्या कंडीशन थी? व्हेन बोथ आर प्लेस्ड एट, सेम पॉइंट। वेरी गुड, व्हेन Same. बोथ आर प्लेस्ड एट सेम पॉइंट, सेम डिस्टेंस। लेकिन अब एक और दिक्कत, भैया ये डिस्टेंस रैंडमली कुछ भी ले ले या स्पेसिफिक डिस्टेंस लेना पड़ेगा हमें? स्पेसिफिक। भैया बिल्कुल सही। तो आप देखो अब ये Yes. 10th क्लास का कॉन्सेप्ट आ गया। हमारी ह्यूमन आई के लिए दो पॉइंट्स ऐसे होते हैं जिन पे हम इमेज को बहुत अच्छे से देख पाते हैं, जिनको हम कहते हैं नियर पॉइंट एंड फार पॉइंट। नियर पॉइंट का मतलब क्या होता है? नियर पॉइंट का मतलब कि मैक्सिमम आप आंखों से कितना पास किसी भी ऑब्जेक्ट को लेके आ सकते हो जिससे आपको इजीली वो इमेज दिख जाए। अगर और ज्यादा पास लेके आ गए तो आपकी आंखों पे प्रेशर पड़ेगा और आप उस इमेज को क्लियरली नहीं देख सकते। तो नियर पॉइंट को भैया हम डी से डिनोट करते थे। डी की वैल्यू कितनी होती है? 25 वेरी cent. गुड, 25 सेंटीमीटर। कुछ बुक्स में इसको 20 सेंटीमीटर लिखा होता है, तो कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन में जो मेंशन होगा वो लेंगे, और अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो फिर बाय डिफॉल्ट आप 25 ही लोगे। सिमिलरली एक होता है मैक्सिमम डिस्टेंस, कि मैं मैक्सिमम कितनी दूर तक इमेज को देख सकता हूं। तो मेरे को बताओ मैक्सिमम कितनी दूर तक इमेज को देख सकता हूं मैं?
infinity, वेरी गुड, इन्फिनिटी। जैसे मून बहुत दूर है फिर भी मेरे को दिखाई दे रहा है, तो इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल उसको आउटर स्पेस में पहुंचा दो। इन्फिनिटी का मतलब होता है कि आपके आंखों के साइज के डिस्टेंस के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा डिस्टेंस है। जैसे भैया मेरा आइस का साइज, मेरे आइस का फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, तो अगर अब मैं 100 सेंटीमीटर भी ले लूं तो मतलब ये ज्यादा वैल्यू हो गई, तो ये भी एक तरीके से इन्फिनिटी की तरह ट्रीट की जाएगी। तो ये डिस्टेंस क्या होना चाहिए, तो याद रखो ये डिस्टेंस हमेशा नियर पॉइंट होना चाहिए। हम हमेशा कोशिश करेंगे कि हमारी जो इमेज मिले मेरे को, वो हमेशा डिस्टेंस डी पे मिले। प्लीज इस कॉन्सेप्ट को चेक करो, और कोई डाउट है तो पूछ लो अभी। done sir, डन। दूसरी बात, ये हमने टैन ही क्यों लिया, टैन बीटा और टैन अल्फा ही क्यों लिया, तो उसका भी याद रखो कि जो भी ये एंगल्स होंगे ना, ये बहुत छोटे एंगल्स होंगे। तो जब भी एंगल बहुत छोटा होता है, हमारा थीटा किस में लिखा जा सकता है, साइन थीटा में, और साइन थीटा किस में लिखा जा सकता है, टैन थीटा में। भैया ये प्रॉपर्टी तो पता होगी yes कि sir, हमारा साइन थीटा थीटा में कन्वर्ट हो जाता है, और थीटा टैन थीटा में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसलिए इधर आ गया टैन बीटा बाय टैन अल्फा। प्लीज इस फॉर्मूले को चेक कर लो। अब यही हमारा बेसिक प्रिंसिपल है सारे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स का, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, इन सब का। तो हम क्या करेंगे, अब ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे और उसी में यही कॉन्सेप्ट डालेंगे, मैग्नीफाइंग पावर का। डन। डन। चलो भाई, बहुत बढ़िया। भाई मेरे को आज तुम पहली बार दिख रहे हो शांतनु क्लास में। यस सर। नहीं पता नहीं भाई, मेरे को तो आज पहली बार ही दिख रहे हो। सर ज्वाइन कर लूँ, अच्छा ठीक है, जूम पे कर लूँ। चलो। दो, अच्छा 2 हफ्ते पहले आए थे, वाह। चलो यार, तो अपनी नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर लो, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, जिसमें हम सबसे पहला पढ़ेंगे सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप में हमने क्या लिया भैया, हमने एक सिंपल कॉन्वेक्स लेंस लिया। ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, और यहाँ पे हम कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट को रखेंगे। ये हमने रखा कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट, लेकिन हम ऑब्जेक्ट को फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखेंगे। इस ऑप्टिकल सेंटर को मैं ई से डिनोट करूंगा, क्यों, क्योंकि ये हमारे आंखों के पास होगा। आंखों के पास होगा तो इसको हम कहेंगे आई पीस। आई पीस। अमन माइक म्यूट करो प्लीज। चलो, आई पीस कहेंगे। तो मेरे को आप बताओ, रे डायग्राम्स आपको पता होंगे, अगर हम ऑब्जेक्ट को फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखते हैं तो इमेज कहाँ मिलती है हमें, राइट साइड पे नीचे की तरफ, नहीं, गलत भैया, हमें इमेज सेम साइड मिलती है और बहुत इनलार्ज मिलती है, और ये इमेज होती है वर्चुअल एंड इरेक्ट, तो इसलिए ये मिलेगी सेम साइड ऑफ द लेंस। क्या भैया ये चीज याद है, या रिपीट, या कुछ समझाना है इसमें, यस। रिपीट करना है क्या, प्लीज जल्दी बताओ यार। नो सर, डन। आप चाहे तो रे डायग्राम्स देख लेना, अगर हम कभी भी फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखते हैं तो इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट बननी चाहिए। मिरर के केस में वर्चुअल एंड इरेक्ट का मतलब क्या है, दूसरी साइड बनना, लेकिन लेंस के केस में वर्चुअल एंड इरेक्ट का मतलब क्या होता है, सेम साइड बनना। जैसे फॉर एग्जांपल मैग्नीफाइंग ग्लास, आप सबने कभी ना कभी मैग्नीफाइंग ग्लास, वो डिटेक्टिव वाला ग्लास यूज किया होगा। मेरे को एक बात बताओ, जब आप इसमें से किसी एक अल्फाबेट को पढ़ते हो तो क्या उसकी इमेज आपको इस साइड मिलती है, या उसी साइड जिस साइड पढ़ रहे हो उसी साइड इन लार्ज इमेज मिलती है, जी उसी सर। सेटिंग ना। उसी साइड मिलती है। तो बिल्कुल ये हमारा सिंपल माइक्रोस्कोप का मतलब क्या है, आप इसको एग्जांपल की तरह ले सकते हो, मैग्नीफाइंग ग्लास। हमारा मैग्नीफाइंग ग्लास बिल्कुल एक सही एग्जांपल है सिंपल माइक्रोस्कोप का। अब देखो क्या करना है यार, हमें पता है कि हमें हमेशा इमेज कहाँ चाहिए, हमें हमेशा कोशिश करनी है कि इमेज मिले डिस्टेंस डी पे। ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस था u, ये आई पीस के पास था तो इसको लिखेंगे यूई। लेकिन अब मेरे को मैग्निफिकेशन चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट को हम इमेजिन कर लेंगे कि ये ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ प्लेस्ड है, जहां पे इमेज मिल रही है।
प्लीज यहां तक चेक करो, यहां तक कोई डाउट तो नहीं है। मैंने ऑब्जेक्ट और इमेज को सेम जगह पे रखा ताकि मैं इसकी मैग्नीफाइंग पावर निकाल सकूं। अब हम चेक करेंगे कि कौन कितना एंगल बना रहा है। तो भैया ये एंगल ऑब्जेक्ट बना रहा है। ऑब्जेक्ट जो भी एंगल बनाए इसको हमेशा अल्फा से इंडिकेट करना, अल्फा से। वेरस इमेज एंगल बनाएगी कुछ ना कुछ ये वाला। इमेज ने ये एंगल बनाया, इस एंगल को हम हमेशा कितना लेंगे, बीटा बीटा। लेंगे। और मैं एक चीज करेक्ट कर रहा हूं डायग्राम में, ये जो लाइट रे है ये हमेशा है ना आपका इन दो ट्राइंगल के लिए सेम रहेगी, इन दो ट्राइंगल्स के लिए सेम रहेगी। तो इसको थोड़ा सा डायग्राम को ठीक कर लेना। चलो लगो काम पे। भैया मेरे को बताओ व्हाट वी शुड बी द वैल्यू ऑफ tan बीटा। tan बीटा मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस। तो अब इसमें बड़ा ट्राइंगल भी आ रहा है बीटा के लिए, छोटा ट्राइंगल भी आ रहा है। आप छोटे वाले ट्राइंगल में लिख के बताओ वैल्यू कितनी लिखूं tan बीटा। इसको ले लो a, इसको ले लो b। तो tan बीटा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हो जाएगा ए बी डिवाइडेड बाय बेस। बेस कितना है आपका यूई। AE। सिमिलरली tan अल्फा तो सिर्फ एक ही ट्राइंगल में आ रहा है, ये ऑब्जेक्ट और इमेज सेम हाइट होगी तो ये भी आ जाएगा ए बी डिवाइडेड बाय ये क्या बन जाएगा डिस्टेंस डी। B। भैया आप मैग्नीफाइंग पावर फाइंड करना चाहते हो तो tan बीटा बाय tan अल्फा। तो हमारे पास ए बी कट जाएगा, फाइनल आंसर क्या आएगा डी बाई यू। प्लीज चेक करो आपको ये फॉर्मूला समझ में आया या नहीं आया। Yes sir। यार ये कैसे हो सकता है सबको एक बार में ही समझ में आ रहा है, मेरे को लग नहीं रहा किसी को डाउट सर है। किया है ना तो आ गया है फिर। अच्छा पढ़ा हुआ है, ठीक है, ये बात भी सही है। अब याद रखना डी आपका लेफ्ट साइड बन रहा है तो नेगेटिव, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी लेफ्ट साइड है तो नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव कट गया, इसलिए हमारे पास मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला पॉजिटिव में आया है। ऐसा नहीं है कि मैंने साइन कन्वेंशन यूज नहीं किया, ये तो मैं आपको बोल ही चुका हूं कि ऑप्टिक्स के अंदर कोई भी फॉर्मूला क्यों ना हो साइन कन्वेंशन यूज करना ही करना है। तो इधर मैंने साइन कन्वेंशन यूज किया तब आंसर पॉजिटिव में आया क्योंकि डी और यू दोनों ही नेगेटिव में थे। लेकिन अब आप एक चीज चेक करो, आपके पास ये फॉर्मूला किस किस के टर्म्स में आ रहा है। आपके पास ये फॉर्मूला इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के टर्म्स में आ रहा है, और यही फॉर्मूला हमारा लीनियर मैग्निफिकेशन का भी होता था। अब मेरे को एक और फॉर्मूला डिराइव करना है फोकल लेंथ के टर्म्स में। तो याद है मैंने आपको फोकल लेंथ के टर्म्स में कैसे डिराइव कराया था फॉर्मूला। Yes वन, sir। भैया लेंस फॉर्मूले में दोनों साइड कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई कर रहे थे, आई Yes होप sir। याद आ गया होगा। तो आप फिर से वही करो और मेरे को मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला बताओ इन टर्म्स ऑफ फोकल लेंथ। चलो लगो काम पे, फाइंड करो और मेरे को फॉर्मूला बताओ इन टर्म्स ऑफ फोकल लेंथ, क्योंकि वो फॉर्मूला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो लगो काम पे। अगर फॉर्मूला डायरेक्टली याद है फोकल लेंथ वाला तब तो कोई दिक्कत ही नहीं, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। चलो तो यहाँ पे ट्राई कर लेते हैं भैया, 1/v वेरी इक्वल्स F टू 1/f। दोनों साइड क्या मल्टीप्लाई कर दो, v मल्टीप्लाई कर दो, तो मेरे पास आ जाएगा 1 माइनस वी बाई यू इज इक्वल्स टू v बाई एफ। v बाई यू को दूसरी साइड ले जाओ तो 1 माइनस वी बाई एफ इज इक्वल्स टू v बाई यू, और v बाई यू किस में कन्वर्ट हो जाएगा मेरा मैग्निफिकेशन। M। मैग्निफिकेशन में। तो ये हो जाएगा मैग्निफिकेशन इज 1 माइनस वी बाई एफ। लेकिन अब साइन कन्वेंशन यूज करेंगे। भैया देखो v क्या है हमारा, भैया v है हमारा माइनस डी, फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ ऑफ आई पीस, और वो कॉन्वेक्स का पॉजिटिव होता है। तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आएगा, मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू 1 प्लस डी बाई एफ। तो याद रखना ये हम मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आएगा इन टर्म्स ऑफ फोकल लेंथ, अगर कभी भी फोकल लेंथ के टर्म्स में पूछूं तो, और ये पीछे जो हमने फॉर्मूला लिखा ये इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। तो जो क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, मतलब जो क्वेश्चन में पूछा जाए उसके हिसाब से सब्स्टिट्यूट कर देना। ये Done फॉर्मूला कब sir। आया, ये फॉर्मूला तब आया जब हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस करा है, मतलब इमेज को बनाया है नियर पॉइंट पे। लेकिन क्वेश्चन आपसे ये भी बोल सकता है कि सपोज आपने इमेज को बनाया फार पॉइंट पे, तो बस डायरेक्टली याद रखना फार पॉइंट के लिए हमारा ऑब्जेक्ट किधर प्लेस होना चाहिए। मतलब अगर मैं इमेज इन्फिनिटी पे चाहता हूं तो मेरा ऑब्जेक्ट किधर प्लेस होना चाहिए, फोकस पे।
तो बस हमारे पास मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या आ जाएगा भैया, यू ई की जगह एफ कर दोगे तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला डी बाई एफ ई। बस किस्सा खत्म। फार पॉइंट के लिए एक ही फॉर्मूला, नियर पॉइंट के लिए दो फॉर्मूले चलेंगे आपके, फॉर्मूला वन फॉर्मूला टू। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन में हमेशा वो आपको नियर पॉइंट के लिए ही पूछेगा, तो आपको टेंशन लेनी ही नहीं है। मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चन में वो हमेशा नियर पॉइंट के लिए ही पूछेगा। क्या मैं क्वेश्चन दे दूं अब? Yes, sir. Yes. चलो डन। भैया क्वेश्चन लिखो, सिंपल सा क्वेश्चन है। हमने एक कॉन्वेक्स लेंस लिया, भैया राइट द क्वेश्चन। हमने एक कॉन्वेक्स लेंस लिया, उसका फोकल लेंथ हमें गिवन है 6.25 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स लेंस जिसको हमने यूज किया, फोकल लेंथ 6.2 सेंटीमीटर। इस कॉन्वेक्स लेंस को हम एज अ मैग्नीफाइंग लेंस की तरह यूज कर रहे हैं, मतलब सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह यूज कर रहे हैं। क्वेश्चन ने ये पहले ही कह दिया। और क्वेश्चन कह रहा है कि हम इमेज बनाना चाहते हैं नियर पॉइंट पे। उसने नियर पॉइंट मेंशन नहीं किया, तो बाय डिफॉल्ट आप नियर पॉइंट की कितनी वैल्यू लोगे? मैंने 25. बताया था अभी 25 25 सेंटीमीटर। 25 बिल्कुल सही। क्वेश्चन ने क्या क्या पूछा है? फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन ने पूछा है कि भैया हम ऑब्जेक्ट को कहां रखें, वेयर शुड बी दी ऑब्जेक्ट प्लेस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बताना है। और दूसरा वो कह रहा है कि इसकी मैग्नीफाइंग पावर बताओ। तो चलो ये दो पार्ट्स कंप्लीट करो, कि मैग्नीफाइंग क्या कहते हैं पावर बतानी है, और बताना है कि ऑब्जेक्ट किधर प्लेस होना चाहिए। सिंपल सा क्वेश्चन। आज पता नहीं बड़े नए नए नाम दिख रहे हैं मुझे क्लास में। कुलभूषण, तुम तो कभी मेरे को क्लास में नहीं दिखाई दिए दोस्त। भैया साइन कन्वेंशन यूज करना मत भूलना, जैसे मैं पहले ही बोल चुका हूँ, साइन कन्वेंशन तो आपको यूज करना ही करना है। नहीं यार हैरी सही नहीं आ रहा। हैरी ये फर्स्ट पार्ट का आंसर बता रहे हो ना? Yes, sir. नहीं सही नहीं आ रहा यार दोस्त। हेमंत तुम्हारा आंसर सही है, वेरी गुड। फर्स्ट पार्ट के लिए तो यार कुछ नहीं करना, हमें लेंस फॉर्मूला ही यूज करना है बस। फर्स्ट पार्ट के लिए तो लेंस फॉर्मूला, तो लेंस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर मैं यूज करूं तो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू फोकल लेंथ 1/f। v की वैल्यू -1/25 रखोगे, क्योंकि मैंने बोला इमेज हमें चाहिए लेफ्ट साइड, तो वो माइनस में ही रखा जाएगा। -1/u हमें फाइंड करना है, और कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, तो 1/6.25। आप चाहे तो उसको फ्रैक्शन में लिख लो, ज्यादा आसान लगेगा आपको। अब किसी तरीके से u की वैल्यू कैलकुलेट कर लो। तो सब लोग चेक करो, u की वैल्यू -5 आनी चाहिए। सब लोग यस आंसर +5 दे रहे हो, मतलब साइन के साथ नहीं आंसर दे रहे आप लोग। सर वो मैंने माइनस साइन आना चाहिए। कन्वेंशन भी यूज किया था. डन। अब आपको सब कुछ इंफॉर्मेशन पता चल गई, v पता है, u पता है, f पता है। आपको u कैलकुलेट करना है मैग्नीफाइंग पावर। तो आपको जो फॉर्मूला समझ में आए, फॉर्मूला 1 फॉर्मूला 2 जो यूज करना है वो वाला फॉर्मूला यूज करो, एंड ट्राई टू कैलकुलेट मैग्नीफाइंग पावर। तो भैया मैग्नीफाइंग पावर के लिए मैं फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज करूंगा, d बाई यू ई। नेगेटिव नेगेटिव कट गए, d की वैल्यू 25, यू ई की वैल्यू 5। तो भैया हमारे पास आंसर आ गया मैग्नीफाइंग पावर 5। किस्सा खत्म, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये।
कुछ डाउट है इसमें? नो सर। चलो No, बढ़िया नो सर। भाई, बहुत बढ़िया। तो याद रखो यार, हमारा यहाँ तक का पार्ट कंप्लीट हो चुका है, प्लीज यहाँ तक रिवाइज कर लेना। और मैं फिर से बोल रहा हूँ, ज्यादा फोकस अपने कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस वाले पार्ट पे कर लेना, उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो थोड़ा कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बस अब एक लास्ट टॉपिक बचा है, दैट इज कंपाउंड माइक्रोस्कोप, वो खत्म कर देंगे हम अपने नेक्स्ट क्लास में। डन डन डन। Yes, sir. Yes, चलो भैया, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में भैया। टाटा बाय बाय, सो टेक केयर, एंजॉय। सर Thank you so much. हाँ बोलो। सर, जो सिंपल पेंडुलम होता है उसमें